अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से। आसमा जहांगीर ग्रुप ने बरतरी हासिल कर ली है और पंजाब में सबसे ज़्यादा 11 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने भी इंडिपेंडेंट ग्रुप को पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात पर मुबारकबाद पेश की है। मुज़म्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं इन इंतखाबात को? अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल इंडिपेंडेंट ग्रुप के हो गए और वकला तहरीक की जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है। पूरे पाकिस्तान के बार्स पे आप समझे हेड ये करती है। तो इसमें अक्सरियत जो है वो हुकूमती ग्रुप ने, एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के इंडिपेंडेंट ग्रुप ने अक्सरियत हासिल कर ली है। और अब जो जुडिशल कमीशन में वकला का नुमाइंदा होगा वो एहसन भून साहब होंगे, क्योंकि वो उनका ग्रुप जीता है तो उनको ही नुमाइंदगी मिल जाएगी। अब पीटीआई ने ये जो इलेक्शन है वो बड़े सलमान अकरम राजा साहब भी लड़ रहे थे, हामिद खान साहब भी लड़ रहे थे और आईएलएफ ने और प्रोफेशनल्स ने मिलके ये इलेक्शन लड़ा है, शफकत चौहान साहब, हामिद खान ने। तो इन दोनों को एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ ने शिकस्त दी है। अब काफ़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। कहते हैं पंजाब बार में जीते तो हामिद खान थे और आईएलएफ थी, लेकिन पाकिस्तान बार में वोट ज़्यादा निकले पंजाब से इंडिपेंडेंट ग्रुप के। और इसका मतलब है जो लोग पंजाब बार से जीते थे, आईएलएफ या प्रोफेशनल से, उन्होंने ऊपर इंडिपेंडेंट को वोट दिया है। उन्होंने पाकिस्तान बार में के लिए इंडिपेंडेंट पैनल को वोट दिया है। वो जीते चाहे इधर नीचे किसी और टिकट पे थे, ऊपर उन्होंने वोट इंडिपेंडेंट को दिया है। अब कुछ लोग इसको फ्लोर क्रॉसिंग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे चले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे गद्दारी कह रहे हैं। लेकिन टेक्निकली बात है कि बार काउंसिल्स के कवानीन के तहत इसकी इजाज़त है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हर बार होता है कि वकला अपनी मर्जी से ऊपर वोट डालते हैं या हुकूमती को ऊपर वोट डालते हैं। लोग बात कर रहे हैं कि मुबैना तौर पे कि पैसे बहुत चले हैं, बहुत चले, लोग कह रहे हैं पैसे बहुत चले हैं, लेकिन बाय हुक और बाय क्रोक गवर्नमेंट ने ये पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया है। अब इसमें हारने की वजूहात तलाश करनी होंगी, सिर्फ पैसा वजह नहीं है हामिद खान और आईएलएफ के हारने। तहरीक इंसाफ के अपने इख्तलाफात भी सबसे बड़ी। देखिए, पहले जो नीचे इलेक्शन है वो आईएलएफ और हामिद खान ने आपस में मिल के नहीं लड़ा, एक दूसरे के मुकाबले पे भी लड़ा। कई जगह उनके उम्मीदवार ओवरलैप कर रहे थे, एक दूसरे से लड़े हुए थे। इसका फायदा उठाया इंडिपेंडेंट ग्रुप ने। पहली बात आप ये समझें। फिर आप ये माने कि अब देखें ना, चौधरी परवेज इलाही साहब एक कैंडिडेट है आमिर सईद रां, उसको सपोर्ट कर रहे थे और वो खड़ा तो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हुआ था, वोट उसको आईएलएफ के डाल रहे थे। परवेज इलाही साहब वोट उसको आईएलएफ के डलवा रहे थे, खड़ा वो भून साहब के पैनल से हुआ था, झंडा उसके पास भून साहब का था और वोट उसकी जेब में पीटीआई के थे, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने उसको खड़ा किया हुआ था और वो परवेज इलाही साहब के लॉयर भी हैं और परवेज इलाही साहब के कौंसल भी हैं। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे पर्सनालिटीज ऐसी ओवरलैप कर गई कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को फ़ायदा हुआ। फिर आप देखते हैं कि जो सलमान अकरम राजा साहब और हामिद खान साहब की अपनी पीटीआई में बड़ी मुखालफत है। पीटीआई का जो दीगर वकला विंग है वो उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो इस बार चूँकि खान साहब की बड़ी हिदायत थी, क्योंकि वकला तहरीक 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद थी। देखें, अवामी तहरीक चल नहीं सकी, पार्लिमानी तहरीक चल नहीं सकी, अब था वकला तहरीक चल जाए। वकला को मोटिवेट करने की कोशिश भी काफी की, लेकिन वकला तहरीक में भी बिलाखिर डिवीजन और डेंट जो है गवर्नमेंट ने डाला है और उनके इंडिपेंडेंट ग्रुप ने अपनी प्रेजेंस प्रूव की है और उसने जीत कर दिखाया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, वरना बार्स तो ऑपोजिशन की होती हैं हमेशा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा सुख का सांस आया होगा। एहसन भून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, जहाँ से खतरा था वो खतरा टल गया। अब जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी एहसन भून साहब नुमाइंदे होंगे वकला के। तो एक वोट जो बार काउंसिल का नुमाइंदा है वो एहसन भून साहब होंगे और वो एक वोट भी गवर्नमेंट के साथ आ जाएगा। तो आप समझें कि वरना वो वोट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता, अगर हामिद खान वगैरह जीत जाते तो वो एक वोट जुडिशल कमीशन में एंटी गवर्नमेंट चला जाता। अब आगे नए जजेस की तैनातियाँ होनी हैं,
लाहौर हाई कोर्ट में भी होनी है और जगहों पे भी होनी है। और वो में जो लाहौर हाई जजेस की तैनाती होनी है वो जुडिशल कमीशन से होनी है, और वहाँ पे अब गवर्नमेंट के साथ एहसन बून साहब बैठे होंगे। चलो गवर्नमेंट को एक वोट का फ़ायदा तो हुआ उसमें। और वैसे भी वकला तहरीक को पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो स्नब करती रहेगी, रोकती रहेगी, और इतना आसान नहीं होगा आगे लेकर चलना 27 में। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को अपनी इन हाउस करेक्शन करनी चाहिए। इन हाउस करेक्शन से मेरा ये मुराद है कि आप दो ग्रुप लेके नहीं चल सकते। मसलन आप हामिद खान के ग्रुप को लेके भी चल रहे हैं और ILF को लेके भी चल रहे हैं। फिलहाल तो पार्टी के अंदर भी तकसीम है। अच्छा नहीं, अब यहाँ आपने इससे पहले वकला सियासत पूरी हामिद खान साहब को दी हुई थी, वो करते थे और PTI उनको सपोर्ट करती थी। अब नहीं करती। अब आपने अलग ILF बना दी है, लेकिन आप हामिद खान को भी सपोर्ट करते हैं, ILF को भी सपोर्ट करते हैं। ILF और हामिद खान आपस में लड़ती है तो इसका फायदा हुकूमत को हो जाता है या इंडिपेंडेंट ग्रुप को हो जाता है। से क्या तो ये फैसला PTI ने करना है कि उसने अपनी सियासत ILF से करनी है, तो उसे हामिद खान को डिसोन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हामिद खान साहब का हमारी वकला सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ज्यादा बेसिक इशू क्या है हामिद खान ग्रुप से? देखें जी, वो हामिद खान साहब तो कई दहाइयों से वकला सियासत कर रहे हैं और तरीके इंसाफ वो के बहुत समझते बड़े हैं। सपोर्टर रह चुके हैं। आपको पता है पीछे जो पंजाब बार के इलेक्शन थे तो हामिद खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया कि जो ILF के प्रेसिडेंट है पंजोथा साहब वो एजेंसियों के टाउट हैं जी। अच्छा, उन्होंने कहा हामिद खान पागल है, सबसे बड़े। तो वो आपस में दोनों इतने लड़ पड़े कि जिसका फायदा यकीनन इंडिपेंडेंट ग्रुप को हुआ। अब मैं यही कह रहा हूं कि या तो ILF के साथ PTI सियासत कर ले या हामिद खान के साथ कर ले, दोनों के साथ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जीत गई बहरहाल। दोनों के साथ करेगी तो PTI डिवाइड हो जाती है। हामिद खान अपने बंदों की चुतराहट लेके चलते हैं, उनका ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, वो कई दहाइयों से जीत रहे हैं। वो समझते हैं ILF क्या चीज़ है, कल की चीज़ है, इनको मेरे नीचे रहना चाहिए। ILF समझती है सारा कुछ PTI की वजह से हामिद खान ने बनाया है, हम निकल गए तो हामिद खान की सियासत जीरो हो जाएगी। फिर अब सूरत हाल क्या है कि सलमान अकरम राजा साहब भी काबिल कबूल नहीं PTI के दूगर वकला को, बैरिस्टर अली जफर से लेके बाबर अवान से लेके फवाद चौधरी से लेके, ये सब सलमान अकरम राजा और हामिद खान दोनों के खिलाफ हैं। ये सब एहसन बून के साथ हैं वकला सियासत में। ये सब देखा जाए तो एहसन, मैंने आपको कहा ना जो परवेज लाई साहब के कैंडिडेट थे आमिर सईद राह, वो बून साहब की छतर छाया में मौजूद थे और उनको वोट बेशक PTI के ILF के डले हैं, लेकिन वो हैं बून साहब के ग्रुप थे और वो बून साहब के झंडे के साथ चले हैं। बेशक मोनो सलाई ट्वीट कर रहे हैं कि वो इमरान खान के मुजाहिद हैं, लेकिन लोगों को ग्राउंड पे पता है कि वो तो बून साहब के साथ चल रहे थे। तो इसलिए, और उनकी कैंडिडेचर अनाउंस कोई हामिद खान या उनके साथ बैठ के नहीं हुआ था, बैरिस्टर अली जफर के साथ बैठ के हुआ था जो बून साहब के ग्रुप के साथ चलते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल की पॉलिटिक्स है, इसमें हुकूमत को PTI की तकसीम का फ़ायदा हुआ है, जैसे अमूमन PTI की तकसीम का हुकूमत को फ़ायदा होता है। और इसी तकसीम की कोशिशें पार्टी के अंदर भी की जा रही हैं। बहरहाल शौकत बसरा का ट्वीट है इस हवाले से। शौकत बसरा साहब फरमा रहे हैं जनाब के जिस तरह कुछ MNAs और MPs ने गद्दारी की थी और वोट मुखालिफ ग्रुप को दिया, अगर ये गंदे अंडे गद्दारी ना करते तो पाकिस्तान बार कौंसिल में अक्सरियत हमारी होती। नहीं, बसरा साहब गलत कह रहे हैं। बसरा साहब अगर ILF और हामिद खान की सेटलमेंट ही करा देते, अगर पंजोथा और हामिद खान की सुलह हो जाती और दोनों मिलकर कैंडिडेट रख देते तो ये लड़ाई नहीं होनी थी। आज ये सूरत हाल, लड़ाई तो हुई जब पंजोथा और हामिद खान लड़ पड़े। आपने ऊपर आके सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन वो नीचे लड़के लोग एक दूसरे के खिलाफ आए हुए थे, वो ऊपर इकट्ठे कैसे हो जाते? नीचे जो ILF के लोग हामिद खान को राके आए हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ग्रुप के भी हिमायत लेकर आए हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि बुनियाद ही गलत डल गई थी, जिसके नताइज अब गलत आने थे। जब बुनियाद ही गलत थी, बुनियाद तकसीम पर थी PTI की, तो नतीजा भी तकसीम पर आना था। कोई मेरा मतलब ऊपर आके नहीं लोग तकसीम हुए, लोग नीचे से तकसीम थे। पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, KP बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल में ही तकसीम मौजूद थी। उसी तकसीम का जो फ़ायदा उठाते हुए वो आज ऊपर तक आए। उन्होंने कहा कि 19 मेंबरान पंजाब बार कौंसिल ने इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान और हामिद खान ग्रुप से गद्दारी की है। मैं समझता हूँ ये 19 वो हैं जो आपस में लड़के ही एक दूसरे से जीते हुए थे। और इसका लेकिन ठीक है, 19 वोटों का फायदा हुआ है एहसन बून साहब को। अब ये बार कौंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत है, वहाँ फ्लोर क्रॉसिंग की कोई शेखी मौजूद नहीं है।
वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे जिससे जीत के आए हैं ऊपर उसको वोट डालें, आप अपनी मर्जी का वोट डाल सकते हैं। और माजी में इसकी सैकड़ों दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसालें हैं कि लोगों ने नीचे जीते कहीं से हैं, ऊपर वोट कहीं पे डाला है। तो ये को पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। लेकिन हामिद खान और सलमान अकरम राजा की इलेक्शन स्ट्रेटजी फ्लॉड थी, वो जीतने वाली स्ट्रेटजी नहीं थी। कुरान उठा के नहीं लोगों से जितवाया जा सकता। आप बात समझे, आपको नजर आ रहा था आप हार रहे हैं, आप सुबह ट्वीट कर रहे थे जो मुझसे गद्दारी करेगा वो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब आपको पता था लोग आपसे नाराज हैं, लोग आपके कैंडिडेचर से नाराज हैं, लोग आपकी नामजदगियों से नाराज हैं, आप अपने लोगों से को कायल ही नहीं कर सके। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का और वकला ने भी एक्सेप्ट कर लिया, एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिस्टम कि पीटीआई अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से मुख्तलिफ इलेक्शन हारती है। लेकिन ये अंदरूनी इख्तलाफात हल होते जल्दी तो नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं मुजम्मिल साहब, भारत की बात कर लेते हैं। साबिक भारतीय आर्मी चीफ का भी एक बयान हमारे सामने है, जनरल रिटायर्ड हैं उनके आर्मी चीफ साबिक वेद प्रकाश मलिक, जिन्होंने कहा है कि अस्करी टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की बरतरी है और इसका एतराफ़ उन्होंने किया है। उन्होंने कहा राफेल और S-400 की तबाही पाकिस्तान की बरतरी का सबूत है। और क्या चाहिए इंडिया को? ना जी, क्या कहा, ये तो शान की बात है, इसको सुनवाना चाहिए। Pakistan has better weapons and equipment. Destruction of Rafales and S-400 systems is a testament to their superiority over India. We need to improve our equipments. मतलब स्टेटमेंट उनकी हमारे सामने, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और भारत में से किसी एक ने भी दूसरे की सरहद अबूर नहीं की, क्योंकि दोनों ममालिक के पास जदीद स्टैंडर्ड ऑफ वेपन्स मौजूद है जिनकी मदद से दूर से बैठकर कार्रवाई मुमकिन हो सकी। तो पाकिस्तान तो जीत गया। लेकिन उन्होंने मानना है कि पाकिस्तान का असला सुपीरियर था, बिल्कुल पाकिस्तान का इक्विपमेंट बेटर था और पाकिस्तान ये जंग जीता है। और उन्होंने कहा हमें ये इतराफ़ करना चाहिए कि पाकिस्तान जीता है। हमें उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान ने जो तरक्की की है वो कहते हैं काबिल-ए-दीद है, और पाकिस्तान की सुपीरियर टेक्नोलॉजी ने भारत की इंफीरियर टेक्नोलॉजी को शिकस्त दिया। हालांकि मैं नहीं समझता राफेल कोई इंफीरियर टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्निकली समझता हूँ कि ये हमारे पायलट्स की स्किल थी जिसने वो राफेल को डाउन किया और S-400 को, वरना J-10 और राफेल बराबर के जहाज़ थे। और आप देखें कि उस दिन हमने एयर कमोडोर साहब को लिया भी हुआ था, वो कहते कि F-16 जो था वो पीछे था, क्योंकि F-16 की रेंज 60 किलोमीटर तक थी और हमने तो 190 किलोमीटर तक J-10C से मारा है। तो लड़ाई तो J-10C और राफेल की थी, लेकिन टेक्निकली J-10C ने राफेल को आउट क्लास किया है और S-400 को भी हमने मारा है। दुनिया ने इसका एतराफ़ और ये हमारे पायलट्स की ज्यादा बेहतर कारकर्दगी है। फ्रेंच यही तो रो रहे हैं कि हमारा जहाज बुरा नहीं है, इंडियन पायलट्स बुरे हैं, जिसकी तहकीकात नहीं कराने दे रहे, जिसकी तहकीकात भी नहीं करने दे रहे। तो टेक्निकल बात ये है। और आज भी भारत एक कंफ्यूजन का शिकार हमें जरूर लग रहा है कि वो जो है कि वो राफेल ख़रीदे या SU ख़रीदे रूस से, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अभी उनका जो दुबई में तेजास जो हुआ है उससे भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है, उनके ऑर्डर भी कैंसिल हुए हैं। और वो तेजास की जो क्रैश हुआ है एयर शो के दौरान, उसमें भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इंडियन मीडिया ही इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। खैर उस पर तो हम क्या ही बात करें, पूरी दुनिया के सामने हुआ जो कुछ भी दुबई में हुआ। ये जो उनके साबिक आर्मी चीफ हैं भारत के, उन्होंने क्लियर किया है कि अब भारत को अपनी फौजी तैयारियों की जरूरत है, साजो सामान टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। तो ये मोदी जी को पहले से अंदाजा नहीं है इस चीज का? जो नहीं, मेरे ख्याल में वो अपने राफेल पे बहुत डिपेंड कर रहे थे। राफेल और S-400 उनका ख्याल था कि उनको बरतरी और जीत दिलवा देंगे। मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले भारत का ये ख्याल था कि उनके S-400 और राफेल का जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान से जीत के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारे PL-15 और J-10C का चूँकि दुनिया में कहीं इन ये जो चाइनीज इक्विपमेंट है इसका पहला टेस्ट रन तो हमारे साथ पाक भारत जंग में ही हुआ है। इससे पहले इस इक्विपमेंट को किसी ने जंग में इस्तेमाल होते तो देखा नहीं था, क्योंकि चीन ने खुद भी कोई जंग नहीं लड़ी और चीन ने ऐसे किसी मुल्क को ये हथियार दिए भी नहीं जो जंग लड़ा हो कि उसके हथियार, मतलब अमेरिकन इक्विपमेंट बहुत सारी जंगों में इस्तेमाल हुआ है, फ्रेंच इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट, इन मुल्कों ने खुद भी जंगें लड़ी हैं और इनके इक्विपमेंट भी बहुत जगह इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा वो ट्राइड एंड टेस्टेड जो है वो इक्विपमेंट है। लेकिन चाइनीज इक्विपमेंट जो है इसका कोई बाकायदा वॉर टेस्ट जो है वो पहला तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ और मेरे ख्याल में भारत ने चाइनीज जहाज़ों और चाइनीज मिसाइल्स को बहुत ही अंडर असेस किया। उनका ख्याल था उनके फ्रेंच जहाज़ और रशियन S-400 और ब्राह्मोस जो हैं वो बड़े सुपरमेसी हैं। लेकिन जब मैदान सजा तो
चाइनीज J-10C ने उड़ा के मारा राफेल को और S-400 को भी मारा, और हमारे जहाज़ों ने 198 हमारे मिसाइल 198 किलोमीटर तक गए, राफेल की 140 किलोमीटर तक रेंज थी। पहले तो मलबा ही छुपाते टेक्निकली रह गए हमने राफेल का। उनको काफ़ी, और आज हम देख रहे हैं भारत के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और एक के बाद एक के बाद दीगर इस तरह की आवाजें आ रही हैं जो उनको रियलाइज करा रही हैं कि इसीलिए अभी भी तो आप जंग संदूर की पार्ट आवाजें 2 ना नहीं निकालें। हुआ। देखिए ना, आप आज अपने आप भी को improve इंडियन करें। एयरफोर्स ये कहती है कि जो एक मौजूदा इक्विपमेंट है इसके साथ हम नहीं लड़ सकते, तो नया इक्विपमेंट उनको चाहिए। नए इक्विपमेंट के लिए टाइम लगता है, सब किसके कुछ साथ करेंगे एग्रीमेंट? हाँ, फिलहाल तो और अभी अमेरिका वो से भी तय भी एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे रहे। कि उन्होंने कहाँ से लेना है। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान की सुपरमेसी है वॉर इक्विपमेंट की, उसने जो है बैलेंस इफेक्ट को ठीक किया और भारत के जो अज़ाइम है उसको नुकसान पहुंचाया। बहरहाल इंडियन आर्मी चीफ ने इसका एक एतराफ़ किया। मैंने कहा हमारे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो वो देख लें कि इंडिया से भी एतराफ़ आ रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब, क्रिप्टो की बात भी कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब भी इस चीज़ को का कन्फेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है, और सूरत हाल ये है कि अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी को हम मुस्तहकम कर लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, बाइनेंस और दूसरा, उनको पाकिस्तान ने ट्रायल बेसिस पे NOC जारी किया है, और पाकिस्तान को एक मोहताद अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग स्टॉक एक्सचेंज खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग और चीज़ें, इस तरह क्रिप्टो की ट्रेडिंग में बाइनेंस और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानियों के अकाउंट मौजूद हैं पाकिस्तान से, गो के पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है। तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है, रेगुलेटरी वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का है कि आप यहाँ से क्रिप्टो का कॉइन ख़रीदें और उसको UAE जाके, लंदन जाके कैश करा लें या बेच लें, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे बाहर ले जाने का सबसे आसान तरीका तो क्रिप्टो बन जाएगा। तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को और ये सब कुछ को, ब्लैक को वाइट करने के रास्ते को रोकने की बात है। बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि जो नए रेगुलेशंस बन रहे हैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाएगा? एक आदमी यहाँ पे कॉइन ख़रीदता है, वो बाहर क्यों कैसे बेच देगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो के हवाले से अपनी जगह सवाल मौजूद हैं, लेकिन ये ठीक है कि UAE क्रिप्टो में बहुत आगे है, अमेरिका क्रिप्टो में बहुत आगे है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो अब आप देखें ना, क्रिप्टो में चीज़ें बिक रही हैं, लोग क्रिप्टो में गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, लोग क्रिप्टो में डायमंड ख़रीद सकते हैं। क्रिप्टो को एक लीगल करेंसी के तौर पर दुनिया के बहुत से ममालिक अपना रहे हैं। बहुत से ममालिक के पास जो क्रिप्टो के एसेट्स भी मौजूद हैं उनके सेंट्रल बैंक्स में। तो लेकिन पिछले दिनों क्रिप्टो नीचे भी बहुत आया है, $1.25 लाख से $80,000 पे आया है, डाउन भी बहुत आया है। लोगों का ख्याल है ये बाइंग का टाइम है, लेकिन लोगों का ख्याल है ये करेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर था। फिर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्रिप्टो का बड़ा बुनियादी किरदार है, बहुत और ज़्यादा जो बिलाल बिन साकिब साहब की हाइप है, पिछले दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और वो जो ट्रेडिंग कंपनीज के CEOs, तो वो कह रहे हैं कि इसी अमेरिकन डिप्लोमेसी में भी क्रिप्टो ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, इसलिए पाकिस्तान तेज़ी से इस जानिब जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, IMF के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि कोई ये शराइत को नई बात नहीं है, ये तो हमारा जो है तयशुदा एजेंडा है और हम मरहलावार इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी सख्त एजेंडा है जो आपके उन्होंने दिया है, ये पूरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये जो एजेंडा अगर 100% IMF ने कहा ना पूरा करके आए, फिर अगली किस्त देंगे। सख्त से सख्त शराइत तो हमेशा IMF की तरफ से हमारे सामने आ जाती है। अमल दरामद इस बार जो है ना वो ज़्यादा सख्त हैं। तो अब मेरे ख्याल में देखते हैं अगली किस्त तक कितनी इस्लाहात हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं। अभी तजिया निगारों का ये राय है कि इतनी सख्त शराइत के साथ अगली किस्त मिलना बड़ा मुश्किल है, यही मिल गई बड़ी बात। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं, मुज़म्मिल साहब ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से करेंगे। पंजाब में 2019 के बाद से अब तक कोई फ़ाल बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है और नए इंतखाबात कराए ही नहीं जाते हैं। और इसकी वजह क्या है, ताख़ीर की वजह क्या है? मुतादिद संगीन मसाइल का शिकार हैं। सूबे के अंदर सियासी मदाखलत है, गैर वाज़ेह कानूनी ढांचा है, इख्तियारात की कमी है, माली ताकत का मरकज़ियत की तरफ मुंतकिल होना और इसके अलावा दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि मिनिस्टर पंजाब लोकल बॉडीज़ ने हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान रफ़ीक साहब ने। ज़ीशान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
या जिशान साहब, आपने एक कानून तो बिलाखिर बना दिया है, कब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कानून हमने बना दिया है और इसके ऊपर इस वक्त डिमार्केशन का एक अमल जारी है, जो इंशाअल्लाह ताला हम 1 महीने के अंदर मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले सारी जो है ना वो जो हमारी डिमार्केशन के बाद जो बनेंगी रूरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, वो उनके स्पुर्द की जाएंगी। फिर उसके बाद जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, जिसमें यूनियन काउंसिल्स की डिलिमिटेशन होनी है, वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले 3 माह के अंदर अंदर हमारा ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी और डिमार्केशन का प्रोसेस भी। और मुकम्मल होने के बाद फिर इस पोजीशन में इंशाअल्लाह हम होंगे कि इलेक्शन करवाए जा सके फौरी तौर पे उसको। जिशान साहब, पिछले दिनों बिलावल साहब लाहौर आए हुए थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत ने जो बल्दियाती निज़ाम बनाया है, अगर मैं वो कराची के लिए बना दूँ तो कराची के लोग मेरा सर फाड़ दें, कि कराची का एक मेयर ही नहीं होगा, मलीर का अलग मेयर होगा, नाज़माबाद का अलग मेयर होगा, क्लिफ्टन का अलग मेयर होगा, एक शहर का एक बल्दियाती निज़ाम ही नहीं होगा। आपने ताकि मरकज़ियत कायम रहे, छोटे छोटे, इसका मतलब है लाहौर का एक मेयर नहीं होगा, फैसलाबाद का एक मेयर नहीं होगा, मुल्तान का एक मेयर नहीं होगा, सियालकोट का एक मेयर नहीं होगा। वो कहते हैं आपने चूँ चूँ का मरबा बना दिया। बड़ी सख्त तनकीद की। देखिए मुज़म्मिल साहब, इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। एक बात बड़ी की जाती है जी कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब बल्दियाती सिस्टम आता है, उसका मकसद ये है कि इख्तियारात का निचली सतह के ऊपर मुंतकिली। अब बात यह है जी कि अगर तो कराची के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, बड़ा अच्छा निज़ाम है उनका। मैं तो ये नहीं बात कर रहा इसके ऊपर कराची में क्या हो रहा है, उसके मुकाबले में हम लाहौर या पंजाब की मिसाल ले लें तो वो बड़ी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने, नहीं आप कह रहे हैं पंजाब बगैर हुए हैं। नहीं आप अब मैं उस पर आने लगा हूं। एक मिनट, आप ये दलील दे रहे हैं कि पंजाब बल्दियाती निजाम के बगैर ही बहुत नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये बात 6 साल से नहीं है और 6 साल ना, नहीं मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मुझे मौका तो दें। मुजम्मिल साहब मैंने जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं मुजम्मिल साहब, मैंने को जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे मौका देंगे ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे मौका तो दें एक दफा। मैंने बात सिंपल सी ये की है कि कराची में वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा निज़ाम मौजूद है बल्दियाती निज़ाम, तो हमने जो पंजाब में बल्दियाती निज़ाम लेकर इस पर वो तनकीद कर रहे हैं। तो मैं तो एक मुआवजा करने लगा हूँ कि बल्दियाती निज़ाम का मतलब होता है कि निचली सतह पर लोगों को इख्तियार देने। अब बात यह है कि हमने जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पंजाब के अंदर, जिसमें हमने तहसील के टीयर को और शहरों के अंदर टाउन कॉरपोरेशन या उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होंगी, उसकी सतह के ऊपर हमने लोगों को एम्पावर करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तजवीज़ हम क्यों लेके आए सामने। इससे पहले जैसे हमारे ज़िला काउंसिल हुआ करती थी, बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 तहसीलों पे मुश्तमिल जो है ना ज़िला काउंसिल हुआ करती थी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कि ज़िला काउंसिल का बजट भी तमाम तहसीलों में बराबर तकसीम नहीं होता था। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर की बात ले लें, तो लाहौर के अगर मुख्तलिफ टाउन है तो आप मुझे बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ टाउन जो है ना, उनमें जो तरक्की का तनासब है वो एक जैसा नहीं है। तो अब एक्चुअली ये होगा कि तमाम टाउन्स को, तमाम तहसील काउंसिल्स को डायरेक्ट फंडिंग की जाएगी। जो इख्तियारात लाहौर के मेयर के थे वही इख्तियारात सारे के सारे टाउन के मेयर के भी होंगे, वही इख्तियारात होंगे। उनको फंड डायरेक्ट मिलेगा ताकि वो अपने टाउन के अंदर उसको लगा सके। अब देखिए इस सतह के ऊपर जब इस तरह की आप निजाम लेके आते हैं, देखिए मुझे बात मुकम्मल मुझे अगर आप पूरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे अपनी बात की दलील तो पेश करने दें ना। जी नहीं, दलील मेरे से भी सुन लें। मैं आपको सुनने के लिए आया हूँ। आप ले लेते हैं, लंदन का मेयर होता है, न्यूयॉर्क का मेयर होता है, आप देख लें दुनिया के बड़े शहरों के मेयर होते हैं। आपने बड़े शहरों का मेयर का सिस्टम ही खत्म कर दिया। आपने कहा वो जो मेयर है ना वो पॉलिटिकली थ्रेट बन जाता है। नहीं, ये सादिक खान जो है ना वो थ्रेट है, हम ममदानी थ्रेट है। नहीं, ये कराची का मेयर जो है वो भी एक थ्रेट बन सकता है पॉलिटिकली। आपने कहा इतना कोई किसी को पावरफुल ही ना करो कि वो चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर सके, सारे बांट दो इस तरह के, कोई चीफ मिनिस्टर को थ्रेट ना कर सके। मुजम्मिल साहब मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरा अपनी जो आपने बात की है उसका जवाब भी दे सकूं। देखिए गुजारिश ये है कि लंदन की और जब न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं,
वहाँ पे वो शहर और वो मुल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। वहाँ पे बुनियादी जो सहूलतें हैं, जो बुनियादी सहूलतें का फुकदान वहाँ पे उस तरह का नहीं है, गली महलों में उस तरह के मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ पे आज भी ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे जो लोकल सतह के ऊपर जो लोकल मसाइल है, गली मोहल्लों के मसाइल आज मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पे आपको जितनी निचली सतह के ऊपर आप जाके लोगों को एम्पावर करेंगे उतना ज़्यादा वो मसाइल हल होंगे। आप कोई भी लोकल बॉडी का निजाम बनाते हैं, कानून में फाइनेंशियल पावर तो ब्यूरोक्रेसी को दे दी, बिल्कुल नहीं दी जी, बिल्कुल। मुझे कोई एक शिक बता दे, देखिए पीएफसी शहर के तहत जो भी लोकल गवर्नमेंट्स मकामी हुकूमतें होंगी उनको फंडिंग डायरेक्ट की जाएगी। उनकी फंडिंग के ऊपर किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई इख्तियार नहीं है। वो उसका हाउस और वहाँ का जो मेयर होगा उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इख्तियार होगा कि जो फंड्स उनको मिले हैं वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे लगाएं। देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने लोगों के मसाइल निचली सतह पे हल करने हैं तो फिर वहाँ पे आपको जाके लोगों को इख्तियार देना पड़ेगा। हमने इस निज़ाम में यूनियन काउंसिल की सतह को भी मजबूत किया है, इसको भी बेहतर किया है ताकि जो यूनियन काउंसिल के मसाइल है वो वहाँ पे हल हो, जो उनके बाकी रिमेनिंग मसाइल है, जो गली महल्ले के मसाइल हैं वो उनके टाउन्स के अंदर, उनकी तहसीलों के अंदर हल हो और हर तहसील जो है ना उसको अपना एक शेयर मिले, फाइनेंशियल शेयर मिले, उसके तहत अपनी तहसील के अंदर डेवलपमेंट करवा सके। तो देखिए ये है बुनियादी मकसद पूरी बात का। आपने कोई 17 दफा तो अपने कानून में तरमीम करके इलेक्शन डिले किए हैं। बिल्कुल जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने लगता था आप कानून में तरमीम, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौकफ है ना कि जब हम पंजाब में इलेक्शन कराने लगते हैं उसको डिले करने का एक तरीका है कि कानून में तरमीम कर दो। और अब आपने जो है ना आपको लगता है कराची का मेयर गलत है, पेशावर का गलत है, कोयटा का गलत है, आपने जो निज़ाम बनाया है वो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन आप समझते हैं आपने एक यूनिक और नया निज़ाम बना लिया है। देखिए एक आपने जो बात पहले की है कि डिले करने के वाले से, ये बात बिल्कुल इस तरह नहीं है। मुझे कोई एक साबित कर दे कि हमने कौन सी तरमीम की है पिछले 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल में हमने अपना कानून बनाया है, उसमें कोई तरमीम हमने नहीं की। उससे ये उससे पहले की बात है मुजम्मिल साहब, इससे पहले की बात है। पिछले 4.5 साल जो यहाँ पे काबिज रहे इस सूबे के ऊपर, उन्होंने 4 एक्ट बनाए थे, उन्होंने 4 मुख्तलिफ एक्ट बनाए और लेकिन इलेक्शन ना करवाया। हमारी आपने भी 7 साल से नहीं कराया, आपने भी 7 साल से नहीं कराया, आपने भी 7 साल से नहीं कराया। आपको देखिए हम तो करवाने जा रहे हैं, कंफर्म है करवाने अभी भी 3 महीने डिलिमिटेशन में लगेंगे, उसके बाद शेड्यूल आएगा। ये इलेक्शन तो अगले जून तक नहीं होते। नहीं क्यों नहीं होते जी? चलेंगे फिर लेकिन डिलिमिटेशन अब होनी है, प्रोसेस है। मैंने तो 2 महीने कहा है, 3 महीने कहा है, 1 महीना हमने डिमार्केशन का कहा है। 3 महीने हो गए, दिसंबर में हम बैठे हैं, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप ये करेंगे। आज की तारीख मार्च में इलेक्शन कमीशन को कहेंगे वो 3 महीने का शेड्यूल देगा, तो बात तो जून में चली गई। नोट कर लें मुजम्मिल साहब इंशाअल्लाह अगले साल के में इलेक्शन हो जाएंगे और शुरू में हो जाएंगे मार्च, लेकिन शुरू में कैसे हो जाएंगे? हमने कोई डिले नहीं किया। जब हमने इस एक्ट के ऊपर काम शुरू किया था उस वक्त किसी ने मैंने कहा था हमारी नहीं, तो जो शहबाज शरीफ ने निजाम बनाया था वो आपको मरियम नवाज को पसंद नहीं था। आपने कहा जो शहबाज शरीफ का बल्दियाती निजाम है वो खत्म करके मरियम नवाज नया बल्दियाती निजाम। हमने जो ये निजाम बनाया इसमें बहुत सारे पुराने जितने भी निजाम थे उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस थी उसको लेके तो ये निजाम बनाया है। देखिए इसके अंदर ये बात नहीं, जब आप एक सफर होता है आपका बेहतरी की तरफ तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं ताकि आगे बढ़ा जाए। तो इसके अंदर ये जो तजवीज़ आई थी जिसको मोस्टली लोगों ने इसके ऊपर अग्री किया, पंजाब असम्बली के हाउसेस को पास किया, उसने इसमें तहसील काउंसिल को और टाउन कॉरपोरेशन को जो है ना उसको एंडोर्स किया ताकि निचली सतह के ऊपर लोगों को इख्तियारात मिले। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें एतराज़ क्या है। अगर लोगों को उनके टाउन के अंदर सारे इख्तियारात मिल रहे हैं, लोगों को उनके तहसीलों के अंदर सारे इख्तियारात मिल रहे हैं, उनको फंडिंग मिल रही है, वहां पे वो अपने फंड लगा सकेंगे, तो फिर इसमें एतराज क्या है इस चीज का? जिन बड़े शहरों ने तरक्की होगा जी, नहीं, जिन बड़े शहरों ने तरक्की की है उन्होंने अपने बल्दियाती निजाम की वजह से तरक्की की है। मतलब तो हमारे वो कहते हैं तैयब उर्दुगान ने इस्तांबुल का मेयर बने तो उन्होंने इस्तांबुल की शक्ल बदल दी।
वो कहते हैं सादिक खान ने लंदन की शक्ल बदल दी। सवाल ये है कि जो आप समझते हैं कि अगर शहर का एक मेयर होगा तो वो शहर को नुकसान पहुंचाएगा, एक शहर के अंदर 10 मेयर होने मैंने ये कतई नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आपका निजाम यही कह रहा है। नहीं, मैंने ये सोच ये कह रही है। मैंने ये कहा है कि जितने निचली सतह के ऊपर आप एहतराज दे देंगे, वो सारे एहतराज दे देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए मेरी बात सुने, बल्दियाती जो निजाम होता है होगा या नजर आता होगा, ब्रेक लेते हैं। उनके तहत अंडर पासेज या पुल या ब्रिजेस या बड़ी सड़कें नहीं बननी होती, उसके तहत गली मोहल्ले के काम होने होते हैं, तो वो टाउन्स के अंदर ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसमें क्या एतराज है मुझे बताएं। ये तो बेहतरीन निजाम होगा, तो लोगों को टाउन के अंदर पूरा इख्तियार उनको मिलेगा। जी ज़ीशान साहब, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे यही से। ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कितना है, इतना होल्ड है पंजाब की, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुथरा पंजाब है, सफाई का निज़ाम है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, आप कंपनियों को ठेके दे दिए हैं तहसील सतह पे। ये जो कंपनियां हैं ये बल्दियाती निज़ाम को जवाबदेह होंगी या बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होंगी? मुज़म्मिल साहब, इसमें एक अथॉरिटी बनाई है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, सुथरा पंजाब अथॉरिटी के नाम से, तो वो इसका ऑपरेशन वगैरह देख रही होगी। लेकिन जब बल्दियाती निज़ाम आएगा तो इसके ऊपर हम जो यूनियन काउंसिल है बेसिकली हमारी, उसमें हम इसका इख्तियार देंगे ताकि यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर इनकी मॉनिटरिंग की जा सके, इनके काम को चेक किया जा सके। देखिए आपने मुझे एक मिनट दीजिएगा, सुथरा पंजाब का आपने नाम लिया है, तो ये इस वक्त हमारा पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है हमारे लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब को दुनिया मान रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। फोर्ब्स इसकी तारीफ कर रहा है, ब्लूमबर्ग इसकी तारीफ कर रहा है, बीबीसी इसकी तारीफ कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है ना, वो हमसे सीखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने अपने इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर जो निज़ाम कायम किया है, जिससे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बुनियादी सहूलत लोगों को मिलनी शुरू हुई है, जिससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो इस सूबे में आई है, जिससे 1.5 लाख लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो अब ये इस तरह का निज़ाम जो है ना, जिसमें हमने एक AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो भी इसको देखता है वो आप मेरी बात समझे, बड़ा मतलब हैरान होता है कि अच्छा निज़ाम हमने बनाया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तहसील की सतह पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं ना, जी। अभी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक तहसील है ना? जी बिल्कुल। अब जब तहसील पे मेयर आ जाएगा या टाउन पे मेयर आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट देने का अख्तियार मेयर के पास होगा या उस अथॉरिटी के पास होगा? देखिए इस वक्त, क्योंकि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्टिंग की थी, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट आउट जब किया था, उस वक्त हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो मौजूद थी उनके ज़रिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग की गई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया था। और उसके बाद अब हमने, जब ये हमारा बल्दियाती निज़ाम आएगा तो हम इसकी मॉनिटरिंग के लिए उनका जो है ना कंट्रोल रखेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये किया गया था ये आउटसोर्स, तो उससे पहले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ सामा एग्रीमेंट्स हुए थे तमाम मकामी हुकूमतों के। सामा एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपने इस फंक्शन को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को के हवाले किया ताकि उसको आउटसोर्स करके तो यहाँ पे निज़ाम एक कायम कर सके। नहीं, तो उनका इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, वो अनसेटिस्फाइड हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। रोल रखेंगे, जब वो आएंगे उसमें रोल रखेंगे। मैंने तो बताया कि हम यूनियन काउंसिल में इसका रोल रखने नहीं, वो तो मॉनिटरिंग का रोल है ना कि जी बाजी मॉनिटरिंग के जरिए फाइनेंशियल कंट्रोल तो अथॉरिटी के पास रह जाएगा, जहां काम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये कहा कि बड़ी सड़कें, अंडरपास, ये सब कुछ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगा, सफाई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगी। ये सिर्फ स्ट्रीट लाइटें और छोटी सड़कें आप इस निजाम को देना चाहते हैं? और कुछ और मुझे जो समझ आई है वो ये है कि आपने इनको कहा है कि आपने कुछ शहर के बड़े मामलात में दखल नहीं देना, आपने सफाई में दखल नहीं देना,
बस छोटी मोटी स्ट्रीट लाइट ला लो तो छोटी मोटी गली पक्की कर लो, ये मैंने ऐसा वाकई नहीं जाना चाहिए। ये टोटल निजाम है, बात ही नहीं की। ये टोटल निजाम है जो आप दे रहे हैं। मुजम्मिल साहब ये आपका जो ख्याल है मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये बात की है, मैंने कहा कि जब आपके लोकल मसाइल होते हैं, जहाँ पे गली मोहल्लों के मसाइल होते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज जो हैं वो सबसे पहले जो हमारे लोकल मसाइल है जिसमें गली मोहल्लों के बेतहाशा मसाइल हमारे यहाँ पे मौजूद है, आज भी मौजूद है, उसको हल करने के हवाले से वो अपना जो उसमें पैसे खर्चते हैं। तो इसलिए मैंने बात की कि ये जो मेन चीज़ है, इसलिए हमने इसको टाउन के ऊपर लेके गए थे। मैंने कहा कि नॉर्मली बड़ी सड़कें या ओवरहेड ब्रिजेस वगैरह हमारे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इससे पहले नहीं रहा। मैंने पुरानी बात की है, लेकिन जब लोकल बॉडीज आएंगी तो उसमें आपको बताऊं मैं एक चीज़ कि हमने इसी एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फोरम कायम किया है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन फोरम के नाम से बनाया गया है, जिसको हेड जो सबसे बड़ी लोकल गवर्नमेंट होगी वो उसको हेड करेगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट का हमने टियर इसमें रखा हुआ है जिसमें मेरी बात सुन ले मैं आपको बता रहा हूं, एक सड़क है वो 2 टाउनों में से गुजरती है, वो लड़ी जाएंगे, बनाएगा कौन? एक मेयर होता है वो फैसला कर लेता है शहर के बारे में, या आपने काट दिया शहर को, फैसला ही नहीं हो सकेगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए हमने बना दी है ना, मैंने कहा जी एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन फोरम बना दी है। अब मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जो आपके सवाल का जवाब है इसके अंदर, कि उस फोरम में डिप्टी कमिश्नर भी उसका मेंबर होगा, बाकी जिले के मेंबरान भी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स होंगे वो भी उसके मेंबर्स होंगे, और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं वो तमाम के तमाम उसका हिस्सा होंगे। और जो सबसे बड़ी लोकल गवर्नमेंट का हेड होगा, यानी कि कोई मेयर होगा या कोई चेयरमैन होगा, वो इस फोरम का भी हेड होगा। यानी कि ये फोरम जो है ना, हमने पॉलिटिकली जो हमारे मुझे समझ नहीं दे, एक मिनट लोगों के अंदर किया है। ये मैं बता दूं, आपका ताल्लुक किस शहर से है? ये फोरम डिसाइड करेगा। आपका ताल्लुक किस शहर से? आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक डस्का से है। मैं चलो सियालकोट, जिसके सियालकोट से है। सियालकोट के कितने टाउन होंगे? नहीं, सियालकोट जो हमारा बिग सिटी उसके हमने प्रपोज किया कि सियालकोट सिटी के सियालकोट सिटी के 2 टाउन होंगे, उसके बाद तहसीलें होंगी वहां पे। अच्छा एक मिनट, 2 टाउन होंगे सियालकोट शहर के, 2 टाउन होंगे, एक मेयर नहीं होगा ना, 2 टाउन मेयर होंगे ना अब उसके। जी जी। अब सूरत हाल ये है कि ये 2 टाउन मेयर होंगे, एक सड़क है वो इस टाउन में से 70% गुजरती है, इस टाउन में से 30% गुजरती है। दोनों एक टाउन वाला कहेगा मेरी थोड़े, एक टाउन में कि ये डिस्प्यूट नहीं पैदा हो जाएगा। मैं उसको बता रहा हूं, आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इस डिस्प्यूट को सेटल करने का। मैकेनिज्म बताया है, आपने सुना नहीं है। मैंने बताया आपको मैकेनिज्म, मैंने बताया है कि हमने एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन फोरम बना दिया है, और ये लीगल फोरम, ये गैर मुंतखब फोरम, ये गैर मुंतखब फोरम होगा। देखिए मुंतखब फोरम है, गैर मुंतखब फोरम है। मेरी बात सुने, इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों पे मुश्तमिल है ना। नहीं, इसको हेड भी ये लोग कर रहे होंगे। इसमें ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत है। नहीं अक्सरियत इसमें, कैसे? इसमें सिर्फ डिप्टी कमिश्नर होगा। लेकिन इसमें एख्तियार जो रखा गया है, डिप्टी कमिश्नर का मेंबर रखा गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, वोटिंग मेंबर है, नॉन वोटिंग मेंबर है। नहीं, वोटिंग मेंबर नहीं है, वोटिंग मेंबर इसमें इलेक्टेड लोग हैं। इसके अंदर जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो लोकल गवर्नमेंट्स के लोग होंगे, हेड्स होंगे, वो है। आप सियालकोट में 2 टाउनों के दो पर मुश्तमिल कमेटी होगी फिर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की कमेटी होगी। आपने जो आपने टाउन की बात की है वो सियालकोट सिटी की बात आपने की है। उसके बाद सियालकोट की 4 तहसीलें भी है, तो 4 तहसीलों के हेड भी तो होंगे ना, टोटल 6 हो गए। तो उसके बाद जो वहाँ पे 3 या 4 म्यूनिसिपल कमेटियाँ भी बनेंगी उसके अलावा, तो वो भी तो लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद है ना। तो ये अगर 8-10 के ऊपर मुश्तमिल एक फोरम बनता है, तो इसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोगों को भी इसका मेंबर इसलिए बनाया है ताकि वो हमारे इन लोकल गवर्नमेंट्स के हेड्स के ताबे होकर वहाँ पे काम करे। हो सकता है कि वहां पे फर्क नहीं, पर इस कमेटी के पास क्या अख्तियार होगा? इस कमेटी के पास यही अख्तियार होगा जो आपने बात की है कि जो भी कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एक से जायद लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, सीवेज का मसला है। सीवेज का मसला एक शहर के अंदर से सीवेज का मसला है, तो वो शहर से नाला निकलना है जो कि किसी देहाती नाले के जाके अटैच होना है।
तो ऑब्वियसली ये 2 लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर इसका एक रोल आ जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ये फोरम, जैसे आपने बात की, सड़क है जो 2 लोकल गवर्नमेंट्स में से गुजरती है, तो इस हवाले से ये फोरम मौजूद है, जो कि इस एक्ट के अंदर इसका एक बाख्तियार फोरम मौजूद है जो इसमें फैसले अक्सरियत से होंगे, इत्तेफाक राय से होंगे, कैसे होंगे, डिस्प्यूट कैसे हल करेंगे? इसके फैसले जो है ना, वो कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं वहां पे, जो हेड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो मिलके करेंगे। मिलके कहते हैं अक्सरियत से इत्तेफाक रहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बिल्कुल वो अपने जो है ना वोटिंग के जरिए इस पे फैसला कर सकते हैं। तो जिस टाउन का मसला है बाकी टाउन वालों की अक्सरियत हो जाएगी, वो आउट हो जाएगा। देखिए, फिर लोकल गवर्नमेंट्स की अगर बात हो तो फिर तमाम इलेक्टेड लोगों को इख्तियार देना चाहिए। जिस टाउन का जिसका मसला होगा वो तो आउट हो जाएगा। ज़िशान साहब, इस फोरम को ट्रांसपेरेंट कैसे रखेंगे? मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। एक तो मिसाल आपने दी है, एक मैंने बताया है कि फॉर एग्जांपल एक शहर का मसला है, शहर से निकासी का पानी है, निकासी आब है, वो जाना है और दूर किसी और नाले में जाके गिरना है, तो आगे दूसरी लोकल गवर्नमेंट आती है, तो उसके लिए आपको जो है ना लोकल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है। तो ये फोरम मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल के जिले के अंदर मौजूद कोई भी जैसे होती है तो इसके ऊपर जो है ना वो बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। ये बात लोगों को एक इंटरव्यू में समझ नहीं आनी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।